मेरा एक वाक्य है 100% चैलेंज के 40% 40% ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडियन बिजनेस जो अभी है 40% 2020 तक मर जाएंगे। ये मैंने CNBC में कहा है, 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था। मैंने बिजनेस इंडिया मैगजीन में लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, 40% इंडियन के बिजनेस मर जाएंगे और मैं आपको अगले 5 मिनट में प्रूव कर दूंगा। आप रेडी हो? आवाज नहीं आ रही? अब हुआ ऐसा है कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन है और इंडिया को हम शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया सब नाम देते हैं। और हम जो भी बड़े बड़े नाम सुनते हैं, फ्लिपकार्ट हो या जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट सुनते हैं, वो क्या इंडियन कंपनीज है, उसमें फंडिंग फॉरेन फंड्स का आया है, तो मालिक हो गए फॉरेन फंड्स। आप देखें FDI का नॉर्म्स भी खुल गया है, रिटेल में अप टू 100%, डिफेंस में 74%। तो एक दुकान धराने वाला आदमी, एक छोटा सा दुकान बुक वाला, एक छोटा सा दुकान पान वाला, वो बड़े चेन्स के सामने, वॉलमार्ट के सामने कैसे लड़ पाएगा? आप समझे, यहाँ पे कितने लोग रिटेल वाले हैं, रिटेल के दुकान है यहाँ पे, ठीक है, आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। समझो मेरे पास 1000 स्टोर्स है और आपके पास समझ लीजिए 50 से कम है। परचेसिंग पावर किसके पास ज्यादा है? 1000 वाले के पास। डिस्काउंट गेम करके कौन ऑडियंस को खींचेगा? 1000 वाले। 50%, 50% रिटेल स्टोर अगले 3 साल में बंद हो जाएंगे। ये ट्रेंड हमने वर्ल्ड वाइड देखा है, इंडिया में आता है। आपने नाम सुना है, अगर आप सुनते हैं ई कॉमर्स का बहुत बड़ा जमाना चल रहा है, ई कॉमर्स सुना है किसे? ई कॉमर्स का जमाना। छोटू चाय वाला .com 5.5 करोड़ का फंडिंग मिल जाता है। काम वाली buy.com हजारों करोड़ का फंडिंग मिल जाता है। एक छोटी सी आइडिया हो, लेकिन दुनिया इतनी बेताबी है कि हमें इंडिया में आना है, इंडिया में कैसे भी घुसना है, तो कोई भी ई कॉमर्स को कुछ भी पैसे दे दे। अभी फ्लिपकार्ट के पास आप इमेजिन करिए, समझो 1000 करोड़ है, अमेजोन के पास 1000 करोड़ है, उन्होंने एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं किया। आप उनके सामने कैसे लड़ेंगे? जब मुझे बिजनेस करना है लेकिन मुझे प्रॉफिट की पड़ी भी नहीं है, मेरे पास इनफाइनाइट कैश है, आप मेरे साथ कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? और ये सोचने वाली बात है। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा जिसके कारण मैं प्रूव करूंगा कि 40% बिजनेस, 40% बिजनेस 2020 तक मर जाएंगे। यहां पे समझो हमारा बिजनेस है, हम हमारे बच्चे को क्या बोलते हैं? मैंने करीबन 10,000 घंटे से ज्यादा सेमिनार ट्रेनिंग किए लास्ट 5-6 साल में, और हम हमेशा हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा तेरे लिए लाइफ में सबसे बेस्ट एजुकेशन। बोलते कि नहीं बोलते? यस और नो? हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे बेस्ट एजुकेशन ले। फिर हम बेटे को क्या बोलते हैं? बेटा एक काम कर, बाहर जा, बाहर पढ़ के आ। जैसे मेरे बाप ने मुझे US भेजा था, वैसे मैं भी खुद बाहर गया था। बाहर एजुकेशन होने के बाद बेटा जब आता है वापस, ऐसे ही सोचता है, देखता है कि बिजनेस का लेवल वो का वही रहा। हम अपने बच्चे को बेस्ट कपड़े देते हैं, बेस्ट घड़ियां, बेस्ट मोबाइल देते हैं, बेस्ट एजुकेशन देते हैं, और फिर उसको वही बिजनेस में जहां कोई सिस्टम ना हो, प्रोसेस ना हो, लेबर के साथ फाइट करना पड़ता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन से हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हम वही बिजनेस में लड़ते हैं। क्या हमारा बच्चा या नेक्स्ट जनरेशन हमें ज्वाइन करता है? नहीं। हम खुद उसको तैयार करते हैं कि बेटा लाइफ में हमें सब बेस्ट चूज करना, और हमारा खुद का बिजनेस वो प्लेटफॉर्म रेडी नहीं रहता। वो बच्चा क्या बोलता है कि मैं आराम से जॉब करूं 9 से 5, मंडे से फ्राइडे, मुझे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की नौकरी आराम से मिल जाती है। वो आपके बिजनेस में क्यों आएगा? यहाँ पे मैं दुनिया में कहाँ भी सेमिनार करता हूँ, सिंगापुर में या आसाम में, जिधर भी सेमिनार करता हूँ, इंडियंस को लेके जो 10, 20, 30 साल पुराने हैं,
सब मुझे बोलते हैं कि हमारा टॉप लाइन कम हो रहा है, हमारे सेल्स कम हो रहे हैं, हमारे मार्जिन्स कम हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आए? अभी मैं आपको बहुत एग्जांपल देता हूं। सब इमेजिन करिए आपके पास एक वेसल है और वेसल में आप पानी डालकर उसको उबालते हो, ठीक है? वो वेसल में आप एक फ्रॉग, एक मेंढक को डालते हो। एक मेंढक का मेंटालिटी क्या रहता है? जब नीचे मेंढक रहता है और नीचे पानी गर्म होता है, वो मेंढक थोड़ा बीच में आ जाता है। मेंढक सोचता है कि यार नीचे पानी गर्म है, वहां पे रहना खतरा है, थोड़ा बीच में आ जाए। फिर जैसे ही पानी उबलना चालू होता है, बीच में भी पानी गर्म हो जाता है, मेंढक ऊपर आ जाता है और ऊपर आ जाता है, बोलता है बीच में भी पानी बहुत गर्म है, मैं रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर ऊपर भी पानी गर्म होता है, लेकिन तब तक पानी इतना गर्म होता है कि मेंढक जी नहीं सकता और मेंढक मर जाता है। ये सेम आज हमारे इंडियन बिजनेस की हालत है, जो हम मेंढक की मेंटालिटी लिखते हैं, चलता है। बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, चलता है। ई कॉमर्स वाले आ रहे हैं, मॉल वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, चलता है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं, टॉप लेवल सर्विस पे कर रहे हैं, ये मेरा वर्ड महावाक्य लिख लीजिए, चलता है कैंसर की शुरुआत है आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। अब जब सोचते हैं कि चलता है, थोड़ा एडजस्ट कर लूं, लेकिन अगर वो मेंढक वहां से कूद जाता बाहर तो शायद बच जाता, लेकिन उसने कूदा नहीं। वैसे हम अपने बिजनेस में समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, कंपटीशन नहीं आ रही है। आप देखिए आज फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और फेसबुक में डेटा भरता कौन है? हम लोग। आज उबेर दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी प्लेटफॉर्म है, पर उबेर के पास टैक्सी कितनी है? 0। आप देखिए दुनिया कहां जा रही है, ऊंचे स्पीड पे जा रही है, हमारे चलता है, हमारी दुनिया में फिक्स है। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई हमें डिस्टर्ब कर जाएगा और हम निकल जाएंगे। यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉक ब्रोकर कोई है क्या? कोई डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉक ब्रोकर या कोई भी मिडलमैन, रियल एस्टेट ब्रोकर? ये आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी, मिडलमैन जो भी है इंडिया में, अगले 3 साल में उनका मार्जिन 0% हो जाएगा। आप देखिए ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है जीरोधा यानी बैरियर, वो आपको ट्रेड करने देता है 0% मार्जिन पे। तो आप किसको 10 पैसा या 20 पैसा मार्जिन क्यों देंगे? नए लोग नए टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हम देखते रह जाते हैं। और इसलिए मैं इंडियन बिजनेसेस को बोलता हूं कि आपके पास अगर आपको जीना है तो सिर्फ 2 रास्ते हैं। सुनना है किसको? आवाज नहीं आ रही है? और वो 2 रास्ता, और ये मेरा 100% गारंटी है, मैं 99% गारंटी नहीं दे रहा हूं, 100% गारंटी। कोई भी बिजनेस में आप हो, रियल एस्टेट में हो आप, मैन्युफैक्चरिंग, फैमिली बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस कंपनी, कोई भी बिजनेस में आप रहिए, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सबसे सस्ता बनिए या सबसे हटके बनिए। हटके, अलग, सबसे सस्ता या सबसे अलग। अगर आप बीच में रहेंगे तो आप धो जाएंगे। मैं उदाहरण देता हूं, आप समझिए एक दुकान है मेरे पास जहां पे मैं किताब बेचता हूं और वहां पे किताब का MRP होता है 100 रुपया। आदमी बेचारा दूर से आता है, लाइन में खड़ा रहता है, 100 रुपया देता है और किताब लेके जाता है। आज फ्लिपकार्ट उसको घर पे बैठे बैठे 30% डिस्काउंट के साथ घर पे किताब देता है, तो कस्टमर बुक कहां से लेगा? 100 रुपए वाले से क्या डिस्काउंट वाले से? कोई भी बिजनेस ले लीजिए, समझो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे चाइना के साथ कंपीट करना है, या तो मैं मेरा कॉस्ट इतना कम करूं कि मैं सबसे सस्ता हूं, और इंडिया में जो सस्ता है और टिकाऊ है वो हमेशा चलेगा, या तो फिर मैं अपने आप में ऐसा कुछ अलग करूं कि लोग मेरे लिए पे करने के लिए रेडी होंगे। मैं आपको एक ही प्रोडक्ट का एग्जांपल दूंगा, उसके अलग अलग प्राइसेस दूंगा। रोड पे चाय वाला, वो चाय का कितना रुपया लेता है? समझिए 10 रुपया लेता है।
अगर वो आपको बोलता है साहब चाय का 100 रुपया, तो आप दोगे क्या? नहीं। लेकिन आप 5 स्टार होटल में जाइए, चाय का मिनिमम 400 रुपया। आप स्टारबक्स में जाइए, कॉफी का 300 रुपया। टेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन स्टारबक्स में 5 स्टार में हम 300 रुपये दे रहे हैं, हाँ कि ना? यदि हम जाते हैं कोई भी होटल में, होटल वाला 100 रुपया मांगता है, हम देते हैं क्यों? उनमें क्या अलग है? वो एम्बियंस, वो कस्टमर एक्सपीरियंस। वहां पे कितने भी बड़ा बड़ा आदमी स्ट्रांग होगा ना, वो एम्बियंस देखिए एकदम शांत हो जाएगा। वो 400 रुपया कॉफी का नहीं दे रहा है, वो 400 रुपया एक्सपीरियंस का दे रहा है। इसलिए आप अपने बिजनेस में ये बहुत एक पॉइंट में लिख लीजिए, अपने आप को सोचिए, डोलिए कि अगर मैं सबसे सस्ता नहीं हूं तो मैं एक्स्ट्रा पैसे किस बात का लगा रहा हूं। और अगर आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, तो और कोई आएगा और जस्टिफाई कर जाएगा। जैसे जीरो था, 0% ब्रोकरेज और प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट? ये थोड़ा डराने के लिए नहीं था, लेकिन आप देखेंगे तो इतने सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं दे देता हूं आपको, समझिए। उबेर है या ओला टैक्सी, आपने नाम सुना है? वो उनके जुड़े हुए ड्राइवर को पगार दे रहा है मिनिमम 50,000, 60,000, 80,000, 90,000। आपके पास समझो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है, उसको क्या 80,000 पगार दे पाएंगे? तो गाड़ी कौन चलाएगा 2-3 साल बाद? अपना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सामान कौन लेकर आएगा 2-3 साल बाद? इसलिए आप मानेंगे नहीं, एक कंपनी ने अभी क्या किया है, उनके खुद के ट्रक को फुल एसी कर दिया है, ट्रक के अंदर सोफा डाला है, पेट्रोल पंप के अंदर टाइप कर दिया कि हमारा ट्रक ड्राइवर आएगा तो उसको खाना देना चाहिए, रेस्टरूम अच्छा मिलना चाहिए और सोने के लिए 2 घंटे जगह देना चाहिए। लोगों ने फैसिलिटी देना चालू कर दी। अगर हम वो मेंढक की तरह चलता है नहीं रहेंगे कि यार इतना पगार मुझे परवड़ता नहीं है, मेरे को और आदमी मिल जाएंगे, तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और आप 40% बिजनेस की तरह मर जाएंगे। मैं आपको और एक इंडस्ट्री का नाम देता हूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। क्या जनरल पब्लिक रियल एस्टेट को प्यार करता है? यस और नो? उसका कारण है, उसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कुछ लोग के कारण, मे भी 10-10%, 20% के कारण पूरा इंडस्ट्री शायद बदनाम है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बाहर से डायरेक्ट फंड्स आ रहे हैं। बड़े बड़े ग्रुप जैसे टाटा ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, एडेलवाइस, एल&टी, ये 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के फंड्स के साथ आ रहे हैं। और आप इमेजिन करिए, एक बाजू में छोटा सा बिल्डर हूं जिसने 5 प्रोजेक्ट किए हैं, और एक बाजू टाटा ग्रुप है जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। सेल किसको मिलेगा? किसको सेल मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास वो ब्रांड है। अलग क्या है? ब्रांड। ब्रांड कैसे बनता है? समय के साथ, ट्रस्ट के साथ बनता है। तो अगर आपको वही मार्केट में सेल करना है, तो या तो आप सबसे सस्ता बनिए या आप कुछ अलग दीजिए जो और कोई नहीं दे सकता। तो मैं यहां पे 10 सेकंड का पॉज लूंगा। ये बात अगर आपको लिखना है अपने बिजनेस के लिए तो आप लिख लीजिए। ये वर्ल्ड वाइड मैं बोलता हूं, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है। जो बिजनेस या सबसे सस्ता है या सबसे अलग है वो टिकेगा। बीच वाले बिजनेसेस जो है वो धीरे धीरे उनके मार्जिन्स कम होंगे। तो ये मैंने प्रॉब्लम बोल दिया, इसका सॉल्यूशन चाहिए। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए। 5 चाबी चाहिए। किसको चाहिए? मुझे आवाज नहीं आ रही है। ओके, चाबी नंबर 1। देखो, जब आप सोचो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जब आपने बिजनेस चालू किया था या जब आप बिजनेस में आए थे, तभी आप अपने आप को सोचिए 2 मिनट, आप में क्या एनर्जी थी, आप में वो सपना था, वो भूख थी। और फिर जैसे ही एक गोल आता है, समझो 1 करोड़, 10 लाख, 10 करोड़, एक लेवल पे आते हम सुस्त बन जाते हैं। हम क्या बोलते हैं? इतना तो किया है, अब और करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बाल काटने वाला नाई, क्या वो कभी करोड़पति बन सकता है? नहीं ना। एक बाल काटने वाला नाई, समझो छोटे से दुकान पे बाल काटता है, क्या वो करोड़पति बन सकता है? यस। हमारे मुंबई में 5 नाई है जो रोल्स रॉयस में आते हैं आपके घर पे बाल काटने के लिए। और वही है, ऐसे नहीं कि वो फॉरेनर है, वही चोटी पहनते हैं, वही इंडियन ड्रेस पहनते हैं,
उनको इंग्लिश भी नहीं आता, वो आपके घर पे आते हैं, आपका बाल काटते हैं, 300-400 रुपए जो भी लेते हैं, लेकिन वो रोल्स रॉयस खुद की खरीदी में आते हैं। और ये है पहला चाबी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विजन, सपना। अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे, आप विजन ही देखेंगे कि मेरा बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, मैं उसमें आगे बढ़ सकूंगा, तब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे बॉम्बे में और एक एग्जांपल है, मुच्छड़ पान वाला। उसके यहाँ 7 BMW खड़ी रहती है खुद की, उसकी कोई आउटलेट भी नहीं है, एक ही पान की दुकान, एक ही पान की दुकान से उसने इतने सारे BMW, इतने सारा नाम कमाया। पॉसिबल है? आप अपने लिए एक सपना रखें और अपने अपने साथ एक देश के लिए भी सपना रखें कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, टैक्स बढ़ेगा और समाज में हम इन्फ्लुएंस पॉजिटिव कर पाएंगे। आप वो सपना अगर नहीं देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। ये पहला चाबी लिख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विजन। एक सपना होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, हिम्मत। हम उसको इंग्लिश में कहते हैं टेनासिटी। कभी ना सुनने की आदत नहीं, कभी ना हार मानने की आदत नहीं, टेनासिटी, हिम्मत। ये आप देखिए, जब स्टार्टिंग में था तब आप खुद सेल्स करते रहेंगे, आप खुद दरवाजे जाते रहेंगे, आप खुद कॉल करते रहेंगे, आप खुद फील्ड पे जाते रहेंगे। जैसे ही कंपनी बड़ा होता है, हम छोड़ना चलता है, बोलते कि नहीं बोलते? हम समझते नहीं कि चलता है, जाने दो। जिस दिन चलता है, प्रवेश हो जाता है, उस दिन विनाश चालू। चलता है जो बोलता है, चलना भी छोड़ देता है, उड़ने के युग में बेचारा खो जाता है। तो अगर हम ये ना माने का हमारा कुछ भी एज हो, 30, 40, 50, 60, जो भी एज हो हमारा, लेकिन अगर हम बहाना सुनना बंद कर देंगे, बहाना देना बंद कर देंगे, और अगर हमें वापस वही हिम्मत, वही पैशन दिखाएंगे, तो हम कुछ कर पाएंगे। मैं इसमें सबसे रिसेंट एग्जांपल, मैं एक नारी का एग्जांपल दूंगा। लुधियाना की लेडी है, मैं हीरोइन कहूंगा, उसका नाम संदीप है, उसको लोग प्यार से गिम्मी भी बुलाते हैं। 2004 में अनफॉर्चुनेटली संदीप की पिता का मृत्यु हो गया और बैंक वाले उसके पास आके बोलते, बेटा तेरे पास 15 दिन है, 15 दिन शौक मना लो, 16 दिन में हमारा इतना कर्जा है वो पूरा कर दो। वो बेचारी जस्ट नई सी है, कॉलेज से बाहर निकली है, उसके और 3 भाई बहन है, उसकी माँ को कुछ पता नहीं। एम्प्लॉइज जो 200-300 एम्प्लॉइज थे वो हड़ताल कर रहे। उसको उसके रिलेटिव ने क्या बोला, बेटा कुछ होने वाला नहीं है, आप ये सब बेच के भाग जाओ और नई जिंदगी स्टार्ट करो। वो संदीप ने सोचा मैसेज करूं, लेकिन उसने सोचा कि अगर मेरे पिताजी कहां से देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा। वो गए, उसने बैंक को बोला कि मैं आपका लोन दूंगी, मुझे टाइम दीजिए। बैंक ने ना बोला तो उसने अपने पूरे फैक्ट्री में से 80% बेच दिया, मशीनरी, लैंड बेच दिया, क्योंकि बैंक को लगता है लड़की क्या कमा के देगी। 80% बेच दिया, 20% बाकी है। एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे थे, मैडम हमारा रोजी रोटी क्या, हमारा सैलरी क्या। जो पुराने एम्प्लॉयज थे उसने बोला कि मैं यहाँ आपके साथ खड़ी हूँ, मुझे आप टाइम दीजिए 3 महीने 6 महीने का, मैं पगार अभी नहीं दे सकती, लेकिन ये वादा मैं पगार दूंगी। ये करते 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 हिम्मत करते करते वो सस्पेंशन बनाते हैं, उनकी कंपनी जो ट्रक्स में और गाड़ी में सस्पेंशन लगता है वो बनाती है। हिम्मत करते करते कभी ना सुनते हो, कोई बहाना नहीं दिया। ये स्टेज में बहाना देना कितना आसान है, यार मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पिताजी करके गए, मुझसे तो होगा नहीं। पर उसने बहाना नहीं दिया, बहाना सुना भी नहीं। 4 साल में बैंक लोन पूरा किया। आज उसके पास 12 फैक्ट्री है और हर गाड़ी का ऑर्डर सस्पेंशन का उसके पास आता है। ये एग्जांपल है टेनासिटी का, हिम्मत का। एक औरत जिसको कुछ बिजनेस का आइडिया नहीं, जो एकदम नहीं है, बेचारी 22-23 साल की रही थी 2004 में, और ये ना बोलने की आदत। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इंडिया का एग्जांपल दूंगा। अगर आपने नाम सुना है तो श्रीकांत बोल्ला, किसने नाम सुना है? श्रीकांत बोल्ला। अगर आपको मौका मिलता है तो आप इंटरनेट पे जाइए। श्रीकांत बोल्ला जब पैदा हुआ था तब उसकी दोनों आंखें नहीं थी और उसके माँ बाप सालाना 20,000 रुपए कमाते थे। लोगों ने क्या बोला मालूम है? ये बेचारा है, जिंदगी में जी नहीं पाएगा,
इसका गला घोट दो, मार दो। इसके ऊपर और कितना अत्याचार करोगे? आप दोनों साल के 20,000 कमाते हो, ये बेचारा इतने टफ जमाने में गरीबी में से कैसे जिएगा? उसके माँ बाप ने उसको मारा नहीं, उसको पढ़ाया, लड़का बहुत होशियार था, श्रीकांत बोला। वो जब बड़ा हुआ तो आईटी बॉम्बे में, तभी वो जमाने में उसको एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि अंधा है, कैसे कर पाएगा? उसने हार नहीं मानी। आज साउथ में उसका कंपनी है पैकिंग का, कंज्यूमर पैकिंग ड्यूरेबल्स का। उसका कंपनी का टर्नओवर सालाना 50 करोड़ रुपए है। एक अंधा आदमी जिसके माँ बाप 20,000 सालाना कमाते थे, जिसको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन भी नहीं मिला क्योंकि वो अंधा है, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आज सालाना 50 करोड़ का कंपनी कमाता है। और वो ऐसे ही लोग को एम्प्लॉय करता है जिसको कोई चांस नहीं देता। अगर ये लोग कर सकते हैं तो क्या हमें कोई हक है चलता है बोलने का? क्या हमें हक है? तो ये दूसरी चाबी। पहली चाबी है एक सपना देखो अपने लिए, अपने देश के लिए। दूसरी चाबी, चलता है तो भूल जाओ, एक हिम्मत रखो, एक टेनासिटी रखो, बहाना देना वो सब सुनना वो छोड़ दो। ये 2 चाबी हो गई और 3 चाबी मेरे पास। किसको सुनना है? नेक्स्ट ईयर के सम्मेलन में क्या सुनना है? ओके, आज तीसरी चाबी, अपने आप से ऑनेस्टली बात करिए। लास्ट 1 साल में आपने लाइफ में क्या नया सीखा है? लास्ट 1 साल में जो भी यहाँ पे हाउस वाइफ है, जो भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के अलावा, बिजनेस के अलावा, हमने अपने लाइफ में लास्ट 1 साल में क्या सीखा है? मैंने करीबन 300-400 कंपनीज में सेमिनार किया रहेगा, ट्रेनिंग किया रहेगा। मैं जहां भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ और लोगों को ईमानदारी आंख से देखता हूं तो लोगों की आंख झुक जाती है। और ये आज आप जानते हैं, क्योंकि जिस दिन आप सीखना छोड़ देते उस दिन आप जीना छोड़ देते। द डे यू स्टॉप लर्निंग, द डे यू स्टॉप लिविंग। क्योंकि हम अगर लर्न नहीं करते, हम सीखते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, तो हम बदलेंगे नहीं। क्लासिक एग्जांपल देता हूं, घमंड का एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल, नोकिया। किसने नाम सुना नोकिया का? 94% मार्केट शेयर 10 साल पहले। और नोकिया ने कुछ गलत नहीं किया था। हर दूध वाले के पास, हर पान वाले के पास, हर मिडिल क्लास, हायर क्लास, सबके पास एक ही नाम रहता था, नोकिया। और नोकिया ऐसे 100 साल पुरानी कंपनी है, उन्होंने 100 साल तक झेला ये सब अपडाउन। लेकिन एप्पल ने जैसे ही नया इन्वेंशन लॉन्च किया, नोकिया ने सिर्फ एक टेस्ट किया। क्या? ये एप्पल आईफोन है, 50,000 रुपए का, यहां से गिरा दिया तक, और वो फोन टूट गया। नोकिया वाले जोर जोर से हंसने लग गए, अरे ये क्या फालतू फोन बनाया, अपना फोन जैसा है बेहतर है। और उसी समय सैमसंग वालों ने देखा कि नहीं यार, हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको भी सिमिलर स्मार्टफोन बना लेना चाहिए। नतीजा देखिए, आज नोकिया 10% भी नहीं है मार्केट शेयर में, और सैमसंग करीबन हाईएस्ट सेल इंडिया में, एप्पल भी नहीं, सैमसंग। क्यों? क्योंकि सैमसंग सीखने के चाह में था, बदलने के चाह में था। देखिए आपके बिजनेस के अपॉर्चुनिटी में कोई नया लड़का आता है और आपको कुछ बोलता है, तो आप क्या बोलते हो? जिधर भी कंसल्टिंग में तो बोलते बेटा तू पैदा नहीं होता तब से बिजनेस कर रहा है। मैं जाता हूँ ऑफिस में, बोलता बेटा क्या लेगा, दूध लेगा क्या? ये घमंड है। मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ अपने आप के लिए भी, सबके लिए भी, कि एक चीज दिमाग में डाल दीजिए, आपके पहले भी जमाना चलता था, आपके बाद भी जमाना चलेगा। आप जमाने के साथ चल रहे हो कि नहीं वो आप देखिए। और जब लोग ये रियलाइज करते हैं, आप अपने बिजनेस में जो हाउसवाइफ है, जो सर्विस कर रहे हैं, सभी लोग लास्ट 1 साल में, समझो हमारा आयु 60 साल है, तो 1 साल करीबन 2% हमने हमारे लाइफ का, लास्ट 2% लाइफ का हमने वेस्ट कर दिया, हमने कुछ सीखा नहीं। आप ऑनेस्टली अपने से बात करिए, यहाँ पे जो भी 50 साल की उम्र के, लास्ट 5 साल में आपने नया क्या सीखा? व्हाट्सएप सबने सीखा? मेरे को सब बोलते हैं यार ये उम्र में टेक्नोलॉजी सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबको व्हाट्सएप यूज करना आता है, SMS यूज करना आता है, तो फिर बदलना क्यों नहीं आता? तो ये तीसरी चाबी है। पहली चाबी है विजन, दूसरा चाबी है टेनासिटी, कभी हाथ ना मारना, तीसरी चाबी है सीखते रहना और बदलते रहना। लास्ट 2 चाबी, चौथी चाबी है वैल्यूज।
ये लगता है यार कि ये तो स्कूल में बोलते थे, सब बोलते थे कि यार वैल्यूज रखो, ईमानदार बनो लाइफ में, बिजनेस में कैसे काम आएगा? बिजनेस में काम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। एक सफरचंद बेचने वाला जिसके पास एक लेडी जाती है, वो बोलती मैडम आज मेरा सफरचंद अच्छा नहीं है, आप मुझसे मत लीजिए, या तो लेना है तो डिस्काउंट में लीजिए, आप मुझसे मत लीजिए, लेना है तो डिस्काउंट में लीजिए। वो लेडी शॉक होती है, लेकिन बोलती है यार आदमी क्या सही आदमी यार। तो बाद में जाके सफरचंद लेके आती है। 2 हफ्ते के बाद वो वापस जाती है, मैडम आज मेरे पास सफरचंद टॉप क्वालिटी का है, बाजू वाला 100 में बेचता है, लेकिन मैं 150 में बेचूंगा। वो औरत उसको 150 देगी कि नहीं देगी? आपका जीवन से खुश नहीं रखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल रखता है। हमको लगता है यार कभी कभी करना पड़ता है, तो आप खुद डिफाइन करिए कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। लेकिन अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार, अपने कंपनी के ब्रांड के प्रति ईमानदार अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप देखिए यूएस में जो भी बड़े बड़े कंपनीज बने हैं, ड्रॉपबॉक्स वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी बने, उनके कस्टमर कोई भी कारण से कभी भी बोलते हैं हम नाखुश है, वो पूरा पैसा रिफंड दे देते, क्योंकि ये इनका वैल्यू है कि हमारा कस्टमर एंजॉय नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कमाएंगे नहीं। तो आपका जो भी सेट ऑफ वैल्यूज है आप रखिए, लेकिन वैल्यूज न होने के कारण क्या होता है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। हमारा बिजनेस भी 3 जनरेशन तक लास्ट होता है। पहला जनरेशन होता है ब्रह्मा, जो स्थापना करता है, मेहनत करता है, थोड़ा बिजनेस बनाता है। दूसरा जनरेशन है विष्णु, जो आपके उसका पालना करता है, उसको एक्सपांड करता है। अभी आप देखिए अगर वैल्यूज नहीं होता, टाटा बिरला ग्रुप, ये 4-5 जनरेशन जो चल रहे, क्योंकि उनका कुछ वैल्यूज है। अगर वैल्यूज नहीं होता तो तीसरे जनरेशन को पैसे की कीमत नहीं होती। वो क्या बोलता है, यो डैड, वो घूमता ही बेचारा BMW ऑडी में है, वो बेचारा पहनता ही है शूज 10,000 20,000 का, फिर उसको 3 दिन 4 दिन मेहनत नहीं निकलेगा, जब वो बैलेंस शीट देखेगा, 1 महीना मेहनत करना पड़ता है, तब लाख रुपए उड़ाना पड़ता है। ये होता है वैल्यूज की कीमत। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, और बिजनेस नष्ट होता है। दूसरा एग्जांपल, जो भी सर्विस इंडस्ट्री में है, मैंने अक्सर देखा है, वो आदमी अपने क्लाइंट को चीट करता है। बिलिंग में 100 रुपए का खर्चा हुआ, समझो जाने का, तो 200 रुपए डाल देता है। उसको मालूम नहीं, उसको देख के उसके एम्प्लॉय उसको चीट करते हैं। ओवर लॉन्ग टर्म वैल्यूज विल हेल्प यू रिमेन। आप देखिए कि आपकी कंपनी के क्या सेट ऑफ वैल्यूज है। सच बोलना वैल्यूज नहीं है, लेकिन अगर आपका वैल्यू है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं लेना, अगर खाने का है, समझो मिठाई है, तो डुप्लीकेट या कुछ चालू माल नहीं वापरना, तो वैल्यूज से वो नियम रखे, वो आपको बढ़ाएगा। और लास्ट और 5वीं चाबी, यहाँ पे किसको लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी होना है वही बेस्ट कंपनी है? कितने को लगता है? सर जो कंपनी में 5,000 एम्प्लॉइज है, 10,000 एम्प्लॉइज है, कितनों को लगता है कि बड़ी कंपनी ही अच्छी कंपनी है? 1-2। रियल आंसर है, आज के जमाने में छोटी कंपनी जितनी है उतने ही आप बेहतर हो, क्योंकि उतने आप फास्ट हो। बड़ी कंपनी में 10 जगह परमिशन लो, प्रोसेस है, ये है, स्लो है। आज का जमाना डिजिटल का है, फास्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो अगर आपका कस्टमर आपको कॉल करता है, इंक्वायरी, कि भाई मैंने ये सामान मंगाया, मेरा सामान कहां पे है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको कितने टाइम के अंदर जवाब चाहिए? किसी के पास है जवाब? तुरंत का रिप्लेसन 3 दिन 4 दिन। हाँ मैडम बोलिए। 1 आवर। आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, ये मेरा रिसर्च है, पब्लिश किया हुआ रिसर्च है। 5 मिनट्स 5 मिनट्स। आपका कस्टमर 6 मिनट वेट नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप पे आप देखते हैं, जब तक सामने वाला जवाब नहीं देता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। ये आदत हो गया है हमारे बिजनेस का, कि हमारा बिजनेस इतना फास्ट हो गया है, इसलिए बड़ी कंपनी करनी बहुत जरूरी है। तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि आप कंपनी बड़ा करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपना नेटवर्क बड़ा रखो। एंड 5th पॉइंट इज अलायंस। आज के जमाने में सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल निकल जाएगा। आपका पावर नहीं है, क्योंकि समझो आपको एक टर्म मिला तो नेक्स्ट टर्म नहीं मिल सकता शायद। आपका फेम भी नहीं है, प्रसिद्धि भी नहीं है। क्यों? आज मैं फेमस हूं, कल मैं आउट ऑफ फेवर हो जाऊंगा।
लेकिन सबसे बड़ी ताकत है आपका नेटवर्क। और इसलिए मैं आईवीएफ को बहुत बड़ा सलाम देता हूं। ये खुद इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर इसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम ग्रुप रहेंगे एकत्रित, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पे दोस्ती भी बनेगी, दिल भी जुड़ेंगे और बिजनेस भी साथ में हो सकता है। आप आईवीएफ के प्लेटफॉर्म को पांचवा चाबी समझिए, बाकी सब नेटवर्क से उसको पांचवा चाबी समझिए। तो मैं 5 चाबी आपको समरी में देता हूं। पहला चाबी क्या था? विजन। बोले मेरे साथ, विजन। दूसरा चाबी टेनासिटी, ना भी सुनने की आदत। तीसरी चाबी लर्निंग, लर्न एंड चेंज। चौथी चाबी वैल्यूज और पांचवी चाबी आईवीएफ। ठीक है, अभी लास्ट के 2 मिनट क्या मैं ले सकता हूं? आप लोग सब लोग अपना हाथ रब करिए, मैं आपको सबको गिफ्ट देता हूं। सब हाथ रब करिए, जिसको भी गिफ्ट चाहिए हाथ रब करिए फास्ट। और यहां पे हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे 2 मिनट में। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, नेचर में विश्वास करते हैं, कायनात से विश्वास करते हैं, तो ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करिए और जोर से दिल से रिपीट करिए। आप देखिए मिरेकल आपके लाइफ में। ओके, रेडी? पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलना। सफलता मेरा अधिकार है। बोलिए। भगवान नहीं सुन रहे। सफलता मेरा अधिकार है।